हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूसिस पॉइंट। तो बच्चों, आज फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 10 और ये लेक्चर है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना एक्सियल लाइन पर, इक्वाटोरियल लाइन पर, एट सम जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, आज वो सब इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों, तैयार हो जाइए। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच ओनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो हेडिंग रहेगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हेडिंग लगाए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले वीडियो में बच्चों लेक्चर नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक 09 आप लोग सर्च मारेंगे फ्यूसिस पॉइंट पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक 09 फ्यूसिस पॉइंट सर्च कीजिए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में फुल कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये सारी बातें इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। आज इस जो लेक्चर पढ़ रहे हैं बच्चों, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट इसमें क्या बनेगा बच्चों, एक्सियल लाइन। मैंने एक्सियल लाइन भी आप लोग को बताया है क्या होता है बच्चों, एक्सियल लाइन। तो डाइपोल क्या होता है, दो चार्जेस का एक सिस्टम है, सबको पता है। मान लो ये आपका क्या है, पॉइंट ए है, पॉइंट ये है आपका बी, और यहां पर आपका माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। आपको बताया था कि मैंने एक्सियल लाइन क्या होती है, द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो ये क्या है, इसकी एक्सिस कह सकते हो या एक्सियल लाइन भी कह सकते हो, एक्सिस या एक्सियल लाइन। और इसी लाइन पर अगर हम कहें आपसे इसकी डाइपोल फील्ड बतानी है, इसी एक्सियल लाइन पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बतानी है आपको, तो जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पर, ये एक पॉइंट है P। आप ये पॉइंट इस साइड भी ले सकते हो बच्चों, आप ये पॉइंट P जो है इस साइड भी ले सकते हो। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, 2L होती है, इसका मिड पॉइंट O होता है, ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L, ठीक है ना। और P से जो O तक की डिस्टेंस है बच्चों, अगर डाइपोल की अगर हम कोई डिस्टेंस लेते हैं तो उसके मिड पॉइंट से ही लिया जाता है। कोई भी लेंथ अगर डाइपोल से मेजर करनी है तो डाइपोल के मिड पॉइंट से ही मेजर करोगे। तो यहां से अगर हम डिस्टेंस लेंगे P का, तो ये डिस्टेंस मैंने मान लिया R डिस्टेंस है P तक का, ओके। हेलो बच्चों, तो ये अभी लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था बच्चों। तो आइए समझते हैं एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो डिस्टर्बिंग हुआ था लाइट की वजह से, तो आइए समझते हैं। एक्सियल लाइन पर ये आपकी क्या है, एक्सियल लाइन है और इसी लाइन पर पॉइंट P है और यहीं पर बच्चों कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले क्या करेंगे, पूरे डाइपोल के कारण अगर निकालना है तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग। अलग अलग का मतलब ये होता है कि सेपरेटली इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और उसका डायरेक्शन भी पता लगाएंगे कि किधर डायरेक्शन है और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, उसके हिसाब से हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर, उसका डायरेक्शन टूवर्ड द चार्ज होता है। तो इसके कारण अगर हम मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, क्या है E1, तो इस E1 का जो डायरेक्शन है बच्चों वो होगा किधर, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E1। ध्यान देना बच्चों,
इस माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड द चार्ज होगी, वो हमने क्या लेट कर लिया E1। और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अवे फ्रॉम होगी चार्ज से। आपने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम, नेगेटिव चार्ज से टूवर्ड द चार्ज होता है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लेट किया E1 और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेट किया E2। तो E1 इस डायरेक्शन में और E2 इस डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों? ये दोनों अपोजिट हैं। दोनों क्या है? अपोजिट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा इनका मैग्नीट्यूड चेक करें। मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे यूजिंग पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस चार्ज से कितना डिस्टेंस है पी का? तो यूजिंग मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों E1 आ जाएगा के, चार्ज का अमाउंट Q। साइन से कोई मतलब नहीं है बच्चों, साइन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ही रखेंगे। तो यहाँ क्या होगा? A से P तक का डिस्टेंस AP स्क्वायर, और ये बच्चों हो जाएगा AP कितना होगा? ये R प्लस L। तो R प्लस L तो KQ R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको बना दीजिए फर्स्ट। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालना है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E2। इससे अवे फ्रॉम जो हमने माना है, अवे फ्रॉम होता ही है, E2 लेट किया है। तो E2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो E2 के लिए हो जाएगा बच्चों के क्यू बाई B से P तक का डिस्टेंस BP स्क्वायर, और BP कितना होगा? OP माइनस OB, OP माइनस OB। OP में से OB माइनस कर देंगे तो BP निकल आएगा। तो कितना जाएगा बच्चों? Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है? दो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है इस पॉइंट पर और दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। तो अपोजिट वाले केस में रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर फॉर्म से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बड़े वाले में से छोटे को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो इसमें कौन सा बड़ा है? E1 बड़ा कि E2? तो आपको पता है कि R जिसके लिए ज़्यादा होगा उसका E कम होता है। तो R किसका ज़्यादा है? E1 का R ज़्यादा है, और E2 के लिए R की वैल्यू कम है। तो जिसके लिए कम वो ज़्यादा, और जिसका ये ज़्यादा उसका ये कम। तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हो बच्चों कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कम होगी E2 से। तो आप कह सकते हो कि हियर E2 ग्रेटर देन E1। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? नेट फील्ड बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो E2 माइनस E1 कर देंगे, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये सारे वैल्यू यहाँ पुट करना है और सॉल्व करना है वेरी इजी तरीके से। तो वैल्यू रखिए के क्यू बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे के क्यू कॉमन हो जाएगा, के क्यू कॉमन लेंगे 1 बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा? ये एलसीएम हो जाएगा, ये इधर, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ये दोनों एलसीएम होंगे तो इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ R माइनस L, R प्लस L एक ब्रैकेट में और इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना? ये आ जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा? के क्यू, मैं इस साइड लिख दे रहा हूं बच्चों, ब्रैकेट में a प्लस बी R प्लस L प्लस R माइनस L, दूसरे में a माइनस बी तो R प्लस L माइनस R प्लस L।
बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये सॉल्व कर लेंगे बच्चों, यहाँ से एल एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर आर कैंसिल, क्यू 2r 2l बचेगा, तो के क्यू इंटू 2l इंटू 2r बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों Q इंटू 2l आपने पढ़ा है, डाइपोल मोमेंट होता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, ये आपने पढ़ रखा है। तो इसके प्लेस में क्या रखेंगे, P रख देंगे, तो फार्मूला कुछ जनरलाइज होगा इस तरह से, E इक्वल टू के 2PR बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही फार्मूला जनरलाइज होगा, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको नोट करें, यहाँ तक वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, इसको इरेज करते हैं और इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इरेज करें बच्चों, वेरी इजी है, सॉल्व करना है। क्लियर है, नोट कर लिया, ओके। तो बच्चों इसको मैं इरेज करता हूं और इसके आगे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। मज़ा आ रहा है बच्चों, पढ़ने मज़ा आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्सियल लाइन, इक्वाटोरियल लाइन, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे एट सम जनरल पॉइंट पर। क्लियर है बच्चों, तो देखो यहाँ पे एल आर स्क्वायर है माइनस एल स्क्वायर है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर ये डिस्टेंस है और एल ये डिस्टेंस है। आपको पता है कि 2l बहुत ही छोटा होता है बच्चों, 2l बहुत ही छोटा होता है, तो l क्या होगा, उसका हाफ, वो और भी छोटा हो जाएगा। जब वो और भी छोटा हो जाएगा तो r के कंपेयर में क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो आप कह सकते हो बिकॉज l इज वेरी वेरी लेस देन r, सो l स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन r स्क्वायर। तो l स्क्वायर क्या करेंगे, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, मतलब l स्क्वायर टेकिंग कितना ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो 0 कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी बच्चों, के 2PR अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी के 2P बाई आर क्यूब। ये जनरलाइज फार्मूला, एक नेट फार्मूला, कब, जब L को नेग्लिजिबल किया जाएगा तभी ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे। अदरवाइज अगर L नेग्लिजिबल नहीं है, उसी के कंपेरेबल में है, उसकी वैल्यू थोड़ा सा कम है, तो फार्मूला ये यूज करेंगे एक्सियल लाइन के लिए। क्लियर है बच्चों, तो इसको भी आप लोग यहां तक नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 बना दें। ये केस फर्स्ट है एक्सियल लाइन के लिए। कोई प्रॉब्लम बच्चों, नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया, ओके। इरेज करते हैं। अब बच्चों पढ़ेंगे इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल लाइन क्या होता है ये देखना है। इक्वाटोरियल लाइन केस बनेगा सेकंड। ये भी बहुत सिंपल है बच्चों। इक्वाटोरियल सब लोग जानते हैं कि इक्वाटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। केस सेकंड, ये मान लो बच्चों, ये है आपका A, ये है B, माइनस Q प्लस Q, और ये है मिड पॉइंट। आपको पता है ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, यहाँ से जाता है इसका इक्वाटोरियल लाइन, इस साइड भी इक्वाटोरियल लाइन, किसी एक साइड बना लो, काम चल जाएगा, है ना। तो ये आपकी क्या है बच्चों, इक्वाटोरियल लाइन है। ये कैसी लाइन है, ये इक्वाटोरियल लाइन है, और इसी लाइन पर हमने पॉइंट P को लेट किया है। दिस इज द पॉइंट P, और इसके इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये डिस्टेंस मान लेते हैं O से P तक डिस्टेंस कितना है, R है। अब ये डिस्टेंस पता नहीं
तो अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इसके अलोंग आएगी। किसके अलोंग? अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, ऐसे बनेगी। इसको मैं E1 कह दूंगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण यहां बनेगी। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है बच्चों, टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा आर्ट कमज़ोर है बच्चों मेरा। ये है आपका पॉइंट बी और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बनेगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं कह दूंगा E2। क्लियर है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है, नेगेटिव चार्ज से टूवर्ड द चार्ज आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सबको पता है। तो हमने इसके कारण E1 इधर लिया है और इससे अवे जाती है तो इसको क्या मान लिया है, E2 माना है। ये E1 ये E2। तो इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2। जब किसी भी पॉइंट पर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं बच्चों रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट इसका? ये एंगल बच्चों लेट कर लीजिए थीटा, दिस इज द थीटा, सपोज कर लिया, लेट कर लिया। और ये एंगल राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये डिस्टेंस r है, ये l है, ये l है। तो ये ट्राइंगल AOP ABOP ये दोनों क्या होंगे बच्चों, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब ऑल साइड्स इक्वल आर ऑल एंगल्स इक्वल। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बच्चों। जब ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। ये साइड AP और BP आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ AP इक्वल टू BP। और कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे, या तो AOP यूज करिए या तो BOP यूज कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, AP BP की वैल्यू मिल जाएगी। तो आया कितना, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, R² प्लस L²। ये तो डिस्टेंस मालूम चल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी जरा ये सोचते हैं। तो E1 बच्चों आ जाएगा KQ/R²। से यूज करेंगे ना आप लोग KQ/R², तो KQ/AP² करेंगे पहले के लिए, तो आ जाएगा KQ/ इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो R² प्लस L²। E2 कितना होगा, KQ/BP², ये होगा KQ/ रूट हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो R² प्लस L²। E1 E2 दो वैल्यू मिल गई। इसका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो दोनों के बीच का एंगल मालूम होना चाहिए। तो √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा से सॉल्व कर लेंगे। तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू 120 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी आए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एंगल फिक्स नहीं है कि कितना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसके लिए दूसरा रास्ता अप्लाई करेंगे बच्चों। दूसरा रास्ता वो कैसा होगा, उसके कह रहे हैं क्या, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसके पैरेलल होगा, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इसके पैरेलल यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बताओगे, थीटा। वर्टिकल अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब करेंगे क्या, इस E1 को और इस E2 को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो मैं ऊपर का हेडिंग बच्चों थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, यहां पे इस जगह का ये आपका इरेज करना पड़ रहा है। तो ये क्या करेंगे आप लोग, इसका E2 को भी डिवाइड करेंगे, E2 को भी डिवाइड करेंगे और E1 को भी डिवाइड करेंगे। तो इधर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 का, E1 cos थीटा, इसका वर्टिकल इधर आ जाएगा
E1 साइन थीटा, ठीक है। ऐसे E2 का डिवाइड करेंगे, इधर होगा E2 कॉस थीटा और इधर हो जाएगा E2 साइन थीटा। क्लियर है बच्चों। अब यहां इस पॉइंट पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 साइन थीटा इस साइड, E2 साइन थीटा इस साइड, दोनों देखो अपोजिट है। अब जरा ये सोचो, अपोजिट है, क्या ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है? तो कहोगे यस, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, आपस में इक्वल है, अपोजिट है, तो कैंसिल आउट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? कैंसिल आउट। तो E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर कैंसिल्ड आउट, कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल कर देंगे तो इस पर नेट फील्ड क्या होगा? ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, देखो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे? ऐड हो जाएंगे। दोनों क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। और जब ऐड हो जाएंगे तो रिजल्टेंट मिल जाएगा हमको, क्योंकि कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं इसके अलावा, है ना। तो नेट फील्ड कितनी होगी? E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। जरा ये सोचो बच्चों कि E1 E2 की मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो क्या होगा? कॉमन हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं? मैग्नीट्यूड सेम है, तो cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा बचेगा, तो लिख दो 2 cos थीटा, ये आ जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम है तो कॉमन हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे? cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, या इससे बेस अपॉन हाइपोटेनस, किसी एक ट्राइंगल से cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करिए और ले जाके रख करके सॉल्व करिए। तो के क्यू, यहाँ 2 को पहले लिख देता हूँ बच्चों, 2 को मैं पहले करता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos एल बाई हाइपोटेनस, तो एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जरा सोचो बच्चों, ये चीज़ वही है और ये भी चीज़ वही है, इसकी पावर कितना होगा? रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 पावर है और इस पर पावर 1 है, बेस इक्वल है तो पावर्स इनटू में क्या होंगे? ऐड हो जाते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 2kq, इसको मैं थोड़ा सा पहले लिख देता हूं बच्चों, ये kq इंटू 2l बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1 प्लस 1/2, तो 3/2 आ जाएगा। और q इंटू 2l ये कितना होता है? आपने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है? q इंटू 2l, तो आ जाएगा k p बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यही एग्जैक्ट आपका जनरलाइज फार्मूला बन जाएगा। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 5, 4 जो भी आपका बने, चाहे फर्स्ट बना लो, वो आपकी मर्जी है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके डायग्राम को बनाएं और इसको स्टेटमेंट नोट करिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरलाइज फार्मूला है और यहां भी एक कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट कर लिया बच्चों? वीडियो पॉज करके नोट करिए। नोट कर लिया? इरेज करें? ओके, इरेज करते हैं। तो अब बच्चों इसमें यहां कंडीशन लगाते हैं, वही वाला कंडीशन, L इज वेरी वेरी लेस देन R, है ना। ये जनरलाइज फार्मूला है kp बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ये कब? जब नेग्लिजिबल नहीं होगा तब की बात है। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इफ L वेरी वेरी लेस देन R, या बिकॉज है मान लो, या होता ही है, इस कंडीशन में L स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, तो L स्क्वायर राउंड ऑफ 0 कर देंगे बच्चों, तो ये 0 होगा, तो ये आर स्क्वायर पावर 3/2 बचेगा, के पी बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू आएगा के
P/r³। तो इक्वाटोरियल लाइन पर फार्मूला ये बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 या 4 जो भी आपका नंबर हो आप बना सकते हो इस फिगर को, सॉरी इस इक्वेशन को, ठीक है ना। तो जनरलाइज फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बनेगी, इक्वाटोरियल लाइन में K/P/r³ और एक्सियल लाइन में K/2P/r³, जब L नेग्लिजिबल हो R के कंपेयर में। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो यहां तक आप लोग नोट करिए इसको। इसका लास्ट टॉपिक इसी में है, लास्ट हेडिंग केस 3 बनेगा, एट सम जनरल पॉइंट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको, इरेज करें। ओके, तो फिगर बन गया होगा आप लोग का, आई होप। तो एट सम जनरल पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। एट सम जनरल पॉइंट, एट सम जनरल पॉइंट डाल दीजिए केस 3, एट सम जनरल पॉइंट। याद रखिएगा इसको, जनरलाइज इक्वेशन इसका, एट सम जनरल पॉइंट, केस 3, एट सम जनरल पॉइंट। एट सम जनरल पॉइंट बच्चों कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे, आप ले लीजिए पहले ये आप डाइपोल लीजिए ए बी, इस पर चार्ज है -q, इस पर चार्ज है +q। अब आपको पता है डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, 12 लेंथ होती है ना। अब वो लेंथ आपको बार बार रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ये है इसका ओरिजिन, सॉरी मिड पॉइंट O, और इसका लेंथ बार बार आपको शो करने की जरूरत नहीं है। और मैंने एक पॉइंट ऐसा लिया यहाँ पे, इसके चारों तरफ न ही वो एक्सियल लाइन में है और न ही इक्वाटोरियल लाइन में है, मतलब न एक्सिस में है न परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है, वो कहीं पर भी है इन दोनों को छोड़ करके। तो जाहिर सी बात है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। डाइपोल मोमेंट में बात करूं डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबको पता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। इससे कुछ एंगल बनाते हुए वो पॉइंट है और कुछ डिस्टेंस पर भी है। तो मैंने मान लिया वो पॉइंट कहां पे है, यहां पे है। दिस इज द पॉइंट P, ये पॉइंट है P, और P जो है O से थीटा एंगल बनाते हुए बच्चों, कितना एंगल बनाते हुए, ये एंगल कितना है, ये एंगल हमने मान लिया थीटा है। थीटा एंगल बनाते हुए, कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए R डिस्टेंस पर है पॉइंट P। कहां पर है, R डिस्टेंस पर है, और थीटा एंगल बनाते हुए किससे, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से, P के डायरेक्शन से थीटा एंगल, और R डिस्टेंस पर है पॉइंट P। ये न एक्सियल में है और न ही इक्वाटोरियल लाइन में है। अब क्या होगा इस केस में, इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। कैसे, तो डाइपोल मोमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। डाइपोल मोमेंट को ही 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये P इससे थीटा एंगल पे है, तो अगर मैं इसी डायरेक्शन में अगर P को डिवाइड करूं तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा मेरा, इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा P cos थीटा, और एक इससे 90 डिग्री इधर हो जाएगा P sin थीटा। इस P को आप डिवाइड करोगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, एक उससे वर्टिकल P sin थीटा। तो इसके डायरेक्शन में ये कौन सा है, P cos थीटा। इस डायरेक्शन में अगर आप बढ़ेंगे आगे, अगर पॉइंट P इसी डायरेक्शन में है, तो आपने एक्सियल लाइन में एक चीज पढ़ा होगा कि जैसे एक्सियल में नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे होता है, E2 इधर होता है, E1 इधर होता है बच्चों। तो E2 माइनस E1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, इधर होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट इधर होता है, इधर ही होता है। डाइपोल मोमेंट इधर ही
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होता है। ये मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहाँ पर डिस्कस अब कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सियल लाइन में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगी वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो मैं अगर यहाँ बात करूँ, ये P cos थीटा क्या है? एक डाइपोल मोमेंट है भाई, इसका एक पार्ट ही तो है ना भाई, इसका क्या है? एक पार्ट है ये, और ये भी एक पार्ट है। तो ये भी डाइपोल मोमेंट है, ये भी डाइपोल मोमेंट है, लेकिन इसका पार्ट है, बट गया है P दो पार्टों में, है ना। तो ये P cos थीटा इधर जा रहा है। अगर इसके डायरेक्शन में अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इसके डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, तो क्या होगा? जरा सोचो, वो एक्सियल लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्सियल लाइन। तो इसी में अगर हम चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड E1, तो ये E1 एक्सियल लाइन के लिए हो जाएगा। तो इसके डाइपोल मोमेंट कितना होगा? P cos थीटा। तो एक्सियल लाइन के लिए हमने पढ़ाया है, फॉर एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के 2p/r³। तो बच्चों यहाँ पे जो P है, P के लिए रखेंगे P cos थीटा। यही कॉन्सेप्ट है इसमें। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू के 2p cos θ/r³। ये ले लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मतलब ये जो होगा बिहेव करेगा एक्सियल लाइन में। अब इससे ये 90 डिग्री है, तो इससे 90 डिग्री जो फील्ड होगा वो क्या होगा? इक्वाटोरियल में आ जाएगा। तो ये कैसा बिहेव करेगा? इक्वाटोरियल। तो इक्वाटोरियल इधर हो जाएगा, E2 इधर, और E2 जो होगा वो P sin थीटा यहाँ पे। तो E2 हो जाएगा के P sin θ/r³। मतलब अगर बच्चों ये जो है एंगल एक्सियल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके परपेंडिकुलर वाला इक्वाटोरियल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यही कॉन्सेप्ट है सम जनरल पॉइंट के लिए। तो E1 इस डायरेक्शन में, E2 इससे 90 डिग्री पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक क्लियर है? और एक्सियल लाइन और इक्वाटोरियल लाइन वाला मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज करेंगे दोनों के लिए। E1 के लिए एक्सियल लाइन वाला और E2 के लिए इक्वाटोरियल वाला फार्मूला Kp/r³। तो P के प्लेस पे P sin थीटा रखेंगे इक्वाटोरियल लाइन में, और एक्सियल लाइन में 2p cos थीटा हो जाएगा। P के प्लेस पे P cos थीटा रख देंगे, नो प्रॉब्लम। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर मिला, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बच्चों। जब दो परपेंडिकुलर होंगे तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? पैरेललोग्राम मेथड से। ये रिजल्टेंट आपका आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इधर होगा, और ये मान लेते हैं एंगल कितना है? अल्फा है। तो रिजल्टेंट E1 से अल्फा एंगल बनाते हुए इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा डायगोनल्स। रिजल्टेंट क्या होगा? डायगोनल्स। और रिजल्टेंट के लिए आपने पढ़ा है √a² + b²। जब दोनों परपेंडिकुलर हों तो वेक्टर फॉर्म तरीके से करेंगे, = √E1² + E2²। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बच्चों करेंगे क्या? E1 और E2 की वैल्यू यहां रखेंगे और रख करके सॉल्व कर लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग? बताओ, इंटरेस्टिंग है? ये दोनों वैल्यू रख करके यहां पे सॉल्व कर लेंगे और आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? = के 2p cos θ/r³, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, प्लस के P sin θ/r³ का होल स्क्वायर। बोलो हो जाएगा? अब देखो जरा बच्चों, यहां पे एक चीज है कि Kp/r³ ये दोनों में है, ये होल स्क्वायर बाहर कॉमन हो जाएगा, और कॉमन के साथ साथ स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी Kp/r³, ब्रैकेट बचेगा, ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अब बच्चों इसको मैं 1 - cos² थीटा लिख सकता हूं। तो
के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये घट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट में वैल्यू क्या आएगी, के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू बच्चों मिलेगी नेट एट सम जनरल पॉइंट पे। इक्वेशन नंबर इसको 4th बना दीजिए बच्चों, के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यही जनरलाइज फार्मूला एट सम जनरल पॉइंट के लिए मिलेगा। तो वीडियो को पॉज करें बच्चों, यहां तक आप लोग नोट कर सकते हैं। पहले नोट कर लिया, क्लियर है? तो अब आगे डिस्कस करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ये आ जाएगी, ठीक है। इसको इरेज करते हैं बच्चों। अब जरा ये देखते हैं कि जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट से कितने एंगल पे है। तो जरा सोचते हैं, पहले इस एंगल को निकाल लेते हैं। पहले ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल निकालेंगे, हमको tan अल्फा कैलकुलेट करना चाहिए। तो tan अल्फा कितना होगा, ये E2 है तो ये भी क्या होगा, E2 होगा। ये E1 तो ये भी E1, तो E2 अपॉन E1 हो जाएगा। भाई पैरेललोग्राम है ना, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में भी। तो tan अल्फा कितना होगा, E2 बाई E1, E2 बाई E1। E2 कितना है, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, और ये कितना है, के 2p कॉस थीटा बाई आर क्यूब कैंसिल, पी कैंसिल, के कैंसिल। तो tan अल्फा कितना जाएगा, साइन 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। तो tan अल्फा बच्चों आ जाएगा tan थीटा बाई 2। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए E1 से, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2, ठीक है ना। अब ये जो रिजल्टेंट है E, इस डाइपोल मोमेंट से कितने एंगल पे है, तो जरा इसको आगे एक्सटेंड करें। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ये है आपका, इसका डायरेक्शन ये हमारा रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। तो ये टोटल एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, डाइपोल के एंगल हो जाएगा। अगर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, यहां से हम एक्सटेंड कर लेंगे। ये अल्फा है, ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा प्लस अल्फा, ये पूरा हो जाएगा एंगल। तो ये कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा। कभी कभी जेईई मेंस वगैरह बच्चों ये पूछ लेता है कि पी और ई के बीच का एंगल कितना होगा, अगर थीटा ये दिया हो, अल्फा आपको दिया हो, या E1 E2 दिया रहेगा और थीटा दिया रहेगा, तो एंगल पूछ लेगा ई और पी के बीच में। क्लियर है बच्चों? तो यही है आपका सम जनरल पॉइंट पर एक्सप्रेशन, और इसके थ्रू एक्सियल और इक्वाटोरियल भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, थीटा रखें 0 एक्सियल के लिए, फॉर एक्सियल लाइन थीटा वैल्यू 0 डिग्री करेंगे, 0 डिग्री कॉस 0 वैल्यू 1 और 134.2, तो ई आ जाएगा के 2p बाई आर क्यूब इससे। और इक्वाटोरियल निकालेंगे, इक्वाटोरियल तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा तो 1, तो ई इक्वल टू आएगा के पी बाई आर क्यूब। ठीक है ना बच्चों? तो इसमें एक्सियल अगर निकालना है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और इक्वाटोरियल निकालना है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। जो ये आपका एंगल ये घूमा हुआ है ये ऐसे कर देंगे 90 डिग्री, 0 डिग्री ऐसे कर देंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये था सम जनरल पॉइंट। और एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। इक्वाटोरियल के लिए हमने बताया नहीं था, इक्वाटोरियल बच्चों ये होता है पॉइंट पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी
और डाइपोल मोमेंट किधर होगा, इधर होगा। तो इक्वाटोरियल लाइन बच्चों डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक्सियल लाइन में सेम डायरेक्शन में होंगे, ये याद रखना। और सम जनरल पॉइंट में डायरेक्शन कितना होगा, P और इसके बीच थीटा प्लस अल्फा। तो तीनों क्लियर हो गया, ये आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों, ये इक्वाटोरियल, एक्सियल और सम जनरल पॉइंट का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंप्लीटली समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे इसका आगे का टॉपिक डाइपोल से ही रिलेटेड है। डाइपोल का रोटेशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होगा वो डिस्कस करते हुए डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।